स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एशियाई शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन गिरावट। चीन में मंदी की आशंका से निवेशकों में हड़कंप। प्रधानमंत्री ने की स्थिति की समीक्षा। देश भर में प्याज की जमाखोरों पर होगी कड़ी कार्रवाई। देश भर में प्याज की जमाखोरों पर होगी कड़ी कार्रवाई। केंद्र का निर्देश। महाराष्ट्र की मंडियों में 60 रुपए किलो तक पहुंचे प्याज के थोक दाम। ओबीसी आरक्षण के लिए गुजरात के पटेलों की आज बड़ी रैली। अहमदाबाद पहुंचे लाखों लोग। आंदोलन खत्म करने की सरकार की अपील। भारत में घुसपैठ की फिराक में 300 आतंकी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 17 ट्रेनिंग कैंप। जॉर्जिया में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई पर मददगारों। असम में नहीं सुधर रहे बाढ़ के हालात। चपेट में अब भी 15 जिले। राज्य सरकार ने मांगी 500 करोड़ रुपए की फौरी मदद। बड़ी खबर, एशियाई शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन गिरावट का रुख है। चीन का शंघाई शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में 6% की गिरावट रही। कल यहां हमने देखा था कि 8.5% की मंदी आई थी। जापान की बात करें तो जापान का निक्केई भी आज 2.5% की गिरावट के साथ खुला है। निवेशकों में चीन की आर्थिक मंदी को लेकर आशंकाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिस वजह से शेयर बाजारों में कल से बड़ी गिरावट देखी जा रही है। हालांकि हांगकांग का शेयर बाजार कल के मुकाबले आज अच्छी स्थिति में है। आज इसमें करीब 2% की बढ़त देखी गई है। चीन में मंदी के असर से कच्चे तेल की कीमतें 6 साल के निचले स्तर पर चली गई हैं। अमेरिकी बाजारों में कल कच्चे तेल के दाम 38.63 बैरल पर आ गए। इससे पहले 2009 में ये स्तर देखा गया था। चीन दुनिया में तेल का दूसरा सबसे बड़ा खपत करने वाला देश है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर बाजारों में भारी गिरावट से बचने के लिए आर्थिक सुधार तेज करने की बात कही है। स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में उन्होंने अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सरकारी खर्च बढ़ाने का निर्देश दिया। चीन में मंदी की आशंकाओं के बीच भारतीय शेयर बाजार में कल एक दिन में तीसरी सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इस बीच एशियाई शेयर बाजार आज भी गिरावट के साथ खुले। शेयर बाजारों में सोमवार को भारी उथल पुथल हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करके हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर है और गिरावट की वजहें बाहरी हैं। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फिलहाल किसी राहत पैकेज के ऐलान से इनकार किया। I have not the least doubt that this turbulence is transient and temporary in nature. The markets will settle down. All concerned authorities, the Government of India, the Reserve Bank, are watching the situation very closely. कांग्रेस और सीपीएम ने सरकार की दलीलें मानने से इनकार कर दिया है। दोनों ही दलों ने कहा कि सरकार को बाहरी कारकों पर ठीकरा फोड़ने की बजाय अपने घर को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या कारण है कि पेट्रोल के दाम अब $40 तक पहुंच गई है? इसके बावजूद सरकार हर तरीके से विफल हो रही है अर्थव्यवस्था को सुधारने में। माननीय आपके वित्त मंत्री जी से पूछिए, एक कारण बताए देश के अंदर जिन्होंने वो जनता के हक में या अपने अर्थव्यवस्था के हक में जिन्होंने लिया हो वो जो काम नहीं कर रहा। दुनिया को क्यों आप गुनहगार ठहरा रहे हो? अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों पर अटकलबाजी और चीन की मुद्रा युआन के अवमूल्यन के असर से सोमवार को सेंसेक्स 1624.51 अंक की भारी गिरावट के साथ 26,000 के नीचे आ गया। निफ्टी 490.95 अंक लुढ़क कर 7,809 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 2 साल के निचले स्तर पर आ गया। So I feel fairly confident that the turmoil will settle down
and at that point we will be a good investment destination again. कल अमेरिका और यूरोप के बाजार भी भारी गिरावट के साथ खुले। यूरोपीय शेयर बाजारों में 8% तक की गिरावट देखी गई। अमेरिकी शेयर बाजारों में भी खुलते ही तेज गिरावट देखी गई। प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी के लागू होने से जीडीपी में भी बढ़ोतरी होगी। वित्त मंत्री ने तमाम राज्यों और दलों की सहमति से टैक्स सुधार से जुड़े इस विधेयक के पारित होने की उम्मीद जताई। वित्त मंत्री ने यह बात सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर विभाग के मुख्य आयुक्तों और महानिदेशकों के सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर कही। यह सम्मेलन दिल्ली में 2 दिन तक चलेगा। The GST is rightly believed to be one of the most monumental tax reforms in India because its impact across is going to be extremely friendly to the economy, to the businesses. It has a capacity to add to the country's GDP growth. गुजरात के अहमदाबाद में आज पटेल समाज के आरक्षण के लिए एक बड़ी रैली हो रही है। रैली को देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतरा पटेल समाज अहमदाबाद में एक बड़ी रैली कर रहा है। इस रैली में लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस आंदोलन के जरिए पटेल समाज अपना शक्ति प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाना चाहता है। अब हमको हमारा हक चाहिए। जो हमारा हक है वो दूसरे लोग ले जा रहे हैं, बरोबर। और जो हमारे वहाँ जो इकोनॉमिक में नहीं पहुँच रहे उसको पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, बरोबर। और उसको सारे परसेंटेज आते हैं मगर वो अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा। उधर राज्य सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो संविधान और सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करेगी। लिहाजा पटेल समाज को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सरकार ने पटेल समाज से अपील की है कि वो आंदोलन को खत्म करे और राज्य के विकास में योगदान करें। कोई विघ्न न आए, कोई अशांति न हो और ज्ञातियों के बीच कोई आपसी लड़त न हो, इस प्रकार से गुजरात सरकार सबको समझा के सबके साथ लेके ये काम कर रही है। मौजूदा स्थिति से साफ है कि आरक्षण को लेकर पटेल समाज और राज्य सरकार दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या पटेल समाज की बात सरकार मानेगी या फिर पटेल समाज को अपनी मांग से पीछे हटना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के दौरान वो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के रिश्तों के बारे में बात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में उपराज्यपाल नजीब जंग के बारे में बात होगी। राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही खींचतान की जानकारी भी वो प्रधानमंत्री को दे सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन आज दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के विधायकों को सदन की कार्यवाही के तौर तरीकों के बारे में बताएंगी। 2 दिन तक चलने वाले इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम के तहत विधायकों को संसदीय परंपराओं के बारे में बताया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन दिल्ली विधानसभा के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट का भी उद्घाटन करेंगी। 2 दिन के इस कार्यशाला में वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी, मणिशंकर अय्यर, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, एसएस अहलूवालिया और कई मीडिया संस्थानों के प्रमुख अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखेंगे। कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने किया है। राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे से सरकार बाहर रखना चाहती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर ऐसा किया गया तो पार्टियों के कामकाज पर असर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने सियासी दलों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने की वकालत की है। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे में सरकार ने कहा है कि सूचना के खुलासे से पार्टियों के आंतरिक कामकाज पर असर पड़ेगा और इसका विरोधी बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार ने यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद दायर किया है जिसमें कोर्ट ने पूछा था कि पार्टियों को आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं लाया जाना चाहिए। पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए प्रशांत भूषण ने जनहित याचिका दायर की है। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करती है कि नहीं करती, पैसा जो
इकट्ठा होता है जिसमें उनको पूरा टैक्स कंसेशन मिला हुआ है, कैसे खर्च करती है, इस सब की पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता को पता होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाने की मांग लगातार उठती रही है, लेकिन राजनीतिक दल हमेशा से अपने को इस दायरे से बाहर बताते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन के चुनावी वादे को सोशल साइट पर चलाया गया नारा करार दिया है। तोमर की माने तो बीजेपी ने अच्छे दिन का नारा दिया ही नहीं था। अच्छे दिन के चुनावी नारे के सहारे बीजेपी ने केंद्र की सत्ता हासिल की। उसी वादे से बीजेपी ने जनता की उम्मीदों को जगाया। अब सत्ता में आते ही उनके मंत्री पलटी मार रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की माने तो अच्छे दिन का नारा बीजेपी ने दिया ही नहीं था। नारे को तो लोगों ने पार्टी के मुंह में डाल दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। ये सोशल मीडिया पर चला था कि अच्छे दिन आएंगे, उसको लोगों ने लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुंह में डाल दिया। लेकिन जनता ने जो डाला है हम उसे स्वीकार करते हैं विनम्रता के साथ। तोमर भले ही इसे नकार रहे हो, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार में बीजेपी के नेता जमकर इस नारे का इस्तेमाल करते थे। यही नहीं, चुनावी नतीजे आने के तुरंत बाद गुजरात में पहली सभा को संबोधित करते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन आने के नारे लगवाए थे। ऐसा पहली बार नहीं जब बीजेपी के नेता अपने नारों से मुकर रहे हैं। इससे पहले विदेशों में जमा काले धन को वापस लाकर लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करने के चुनावी नारे से भी बीजेपी पल्ला झाड़ चुकी है। खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसे चुनावी जुमला करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वामपंथी पार्टियों का कहना है कि बिहार चुनाव में बीजेपी को जीतने से रोकना उनकी पहली प्राथमिकता है। ये दल सत्ताधारी जेडीयू और आरजेडी को भी जातिवादी गठबंधन बता रहे हैं। वाम दल आज पटना में बैठक करके सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। वाम दलों ने मोर्चा बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सीपीएम की 3 दिन की बैठक के बाद पार्टी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वाम दलों को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। प्रायोरिटी हमारा है सबसे पहला बीजेपी और इस सांप्रदायिक उसकी रुझान है उसको चुनाव में हराना। दूसरा, ये जातिवादी जो राजनीतिक लामबंधन जो हो रहा है बिहार में, उसके विरोध में। सीपीएम का कहना है कि सांप्रदायिक शक्तियों को परास्त करना और जातिवादी ताकतों को रोकना उनका लक्ष्य होगा। वाम दलों की आज पटना में होने वाली बैठक में एनसीपी को साथ लिए जाने पर भी चर्चा होगी। लोगों से यही हमारी अपेक्षा है कि वो वामपंथी प्रेजेंस जो है, ताकत जो है असेंबली के अंदर वो बढ़ाए, क्योंकि हम ही एकमात्र हम मानते हैं जो ताकत है जो आम लोगों की समस्याओं की बात असेंबली में रख पाएंगे। सीपीएम ने दिसंबर में पार्टी का विशेष सम्मेलन बुलाने का फैसला भी किया। कोलकाता में होने वाले इस सम्मेलन में संगठन पर चर्चा होगी। श्याम सुंदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे रिटायर्ड कर्नल पुष्पेंद्र सिंह की तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुष्पेंद्र सिंह पिछले 8 दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कर्नल पुष्पेंद्र सिंह की जगह हवलदार साहिब सिंह आमरण अनशन पर बैठेंगे। कर्नल पुष्पेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो वापस आकर दोबारा अनशन पर बैठेंगे। सरकार के लिए यही संदेश है, वो जल्दी से जल्दी वो आरोपी लागू करें जो हमारे भूतपूर्व सैनिक पिछले 70-75 दिन से यहाँ पर हैं, और 3 सैनिक जिसमें मैं शामिल था, आज मैं हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा हूँ, कि उनको भी देखें, वो इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर प्याज की जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि राज्यों को प्याज स्टॉक करने की सीमा तय करनी चाहिए। देश भर में प्याज की खुदरा कीमतें 80 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं। महाराष्ट्र के लासलगांव में प्याज की थोक कीमत 60 रुपए प्रति किलो है। केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार को जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। महाराष्ट्र के लासलगांव से ही पूरे देश में प्याज की कीमतें तय होती हैं। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 300 से ज्यादा आतंकवादी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। इन आतंकियों को घुसपैठ करने के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ट्रेनिंग दी जा रही है। 17 ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं जो पाकिस्तानी सेना और ISI की मदद से चलाए जा रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक ये जानकारियां उन सबूतों का हिस्सा हैं जिसे भारत डॉजियर के तौर पर पाकिस्तान को सौंपने वाला था। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच NSA स्तर की बातचीत रद्द होने के बाद BSF और DGMO स्तर की बातचीत पर भी अनिश्चितता छाने लगी है। पाकिस्तान के अड़ियल रुख के चलते BSS और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच 6 सितंबर की बातचीत पर अब असमंजस कायम है। अमेरिका ने दोहराया है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मसला है और उसके रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पाकिस्तान के अड़ियल रुख के चलते दोनों देशों के बीच पहले NSA स्तर की बातचीत रद्द हुई और अब 6 सितंबर को दिल्ली में BSF और पाकिस्तानी रेंजर्स की बैठक पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। उफा में बनी सहमति के बावजूद दोनों देशों की थल सेना के बीच DGMO स्तर की बैठक की भी तारीख तय नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा कि पहले NSA लेवल की बात करो, DG-BSF की मीटिंग इसके बाद मानो और DGMOs की मीटिंग की तारीख अभी मत दो, क्योंकि ना NSA की मीटिंग होगी ना DG-BSF की मीटिंग हो सकेगी। और DGMOs की मीटिंग क्योंकि DG-BSF के बाद होनी है, ये उफा ने कहा तो ना वो मीटिंग हो चुकी, तो तीनों मीटिंग्स ना हो इसकी बुनियाद उन्होंने रख दी। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया से बातचीत में अजीज ने कहा कि BSF और पाकिस्तानी रेंजर्स स्तर की बैठक होगी, लेकिन इसका कोई औपचारिक एजेंडा भारत को नहीं भेजा गया है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने ये कहकर माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया कि भारत अपने को क्षेत्रीय सुपर पावर न समझे। उन्होंने पाकिस्तान के पास मौजूद परमाणु हथियारों की भी घुड़की दी। भारत ने अजीज के बयान को बचकाना बताया है। It's an irresponsible statement and it's an insinuation. People at that level, if they make such utterances, there are hardly any words to indicate their mindset. And this veiled threat is something which internationally would never be acceptable. BSF और DGMO स्तर की बातचीत का मकसद सीमा पार गोलीबारी और आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकना है, लेकिन सीमा पार से लगातार गोलीबारी करने का मकसद पाकिस्तान की ओर से इस बैठक को भी टालना माना जा रहा है। सोमवार को भी पुंछ, बालाकोट सहित कई इलाकों में गोलीबारी की घटनाएं हुई। उफा में दोनों प्रधानमंत्रियों की बैठक के बाद पाकिस्तान की तरफ से 90 से अधिक बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, जबकि पाकिस्तान का आरोप है कि भारत की तरफ से 70 से अधिक बार पाकिस्तान की तरफ गोलीबारी हुई है। आंकड़े चाहे जो हों, लेकिन सवाल ये है कि दोनों तरफ के आम लोग इसके शिकार हो रहे हैं और कई बार छोटे छोटे टकराव बड़ी लड़ाइयों का कारण बन जाते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखेंगे पुणे फिल्म संस्थान विवाद पर आज आ सकती है रिपोर्ट। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार, उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। असम में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से 15 जिले बुरी तरह से प्रभावित हैं। स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार लगातार बिगड़ती स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात पर अब तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। हालात से निपटने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 500 करोड़ रुपए की मांग की है। असम के इन इलाकों में जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखता है।
लगातार हो रही बारिश ने पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार धेमाजी, कोकराझार, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, बोंगाईगांव, जोरहाट समेत कई जिलों में हालात बदतर बने हुए हैं। 5 দিন বানপানী হোৱা আমি চৰকাৰৰ ফালৰ কোনো সাহায্য পোৱা নাই আমি চৰকাৰৰ সাহায্য পোৱা আমাৰ ভালো নহয় এতিয়া চোতালত পানী আছে ঘৰত পানী আছে গৰু ঘাঁহ নাই মানুহৰ খাবলৈ নাই আমাৰ চৰকাৰ সাহায্য কৰক আমাক সাহায্য কৰিলে ভাল হ'ব মানুহক তিন ৰিলিফ দিব লাগে অলপ ৰিলিফ দিলে আমি পাব্লিকৰ সাহায্য। बारिश की वजह से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राहत के काम में एनडीआरएफ और सेना के जवान लगे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। प्राय आमार घरखिनि प्राय उठाई লৈ গ'ল আৰু নতুনকৈ যিসকলৰ গৰাখৈনে মানে লৈ গ'ল সিহঁতে মানে কোনো সাহায্য পোৱা নাই চৰকাৰী ফালৰ পৰা। তো বহুত আগতেও বহুত চেনেল আহিছিলে দেখুৱাইছিলে কিন্তু ইতিমধ্যে পোৱা নাই আমি সুবিধা পোৱা নাই প্ৰায় বানপানীত আমি প্ৰায় আজি এসপ্তাহ ধৰি ভুগি আছো। हालांकि कई जिलों में बाढ़ से थोड़ी राहत मिलने की भी खबर है, लेकिन जिस तरह से बाढ़ ने असम में तबाही मचाई है उससे तो यही लगता है कि जनजीवन को पूरी तरह से पटरी पर लौटने में काफी समय लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एफटीआई विवाद पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित 3 सदस्यीय टीम आज अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। कमेटी ने कल सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मिलकर रिपोर्ट सौंपने के लिए और वक्त की मांग की थी। पहले कमेटी को 24 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया के प्रमुख एसएम खान की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी खास तौर से 2000 छात्रों की अधूरी डिप्लोमा फिल्म परियोजना के आकलन को लेकर की गई शिकायत के बारे में रिपोर्ट पेश करेगी। छात्रों ने अधूरे आकलन को लेकर पिछले दिनों निदेशक प्रशांत पाथराबे का घेराव किया था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। इस बीच अध्यक्ष पद पर गजेंद्र चौहान की नियुक्ति को लेकर एफटीआई के छात्रों का विरोध प्रदर्शन तीसरे महीने भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र के एक न्यायाधिकरण ने भारत और इटली से कहा है कि वो दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए 2 इतालवी मरीन से संबंधित सभी अदालती सुनवाइयों को निलंबित करें और कोई नई सुनवाई करने से भी बचे ताकि विवाद ना बढ़े। यूएन ट्राइब्यूनल ने दोनों देशों से 24 सितंबर तक इस मामले में अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज 2 दिन के दौरे के लिए जर्मनी पहुंचेंगी। सुषमा स्वराज की जर्मनी के विदेश मंत्री और दूसरे नेताओं से आपसी रिश्तों पर बात होगी। इससे पहले कल काहिरा में विदेश मंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात की। उन्होंने सीसी को दिल्ली में अगले महीने होने वाले भारत अफ्रीका फोरम समिट में शामिल होने का न्योता दिया। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में रक्षा, सुरक्षा और आतंकवाद समेत कई दूसरे मुद्दों पर भी आपसी सहमति बनी है। नेपाल में प्रस्तावित नए संविधान का विरोध हिंसक हो गया है। कैलाली जिले के टीकापुर में प्रदर्शनकारियों के हमले में एसएसपी और 5 पुलिसकर्मियों समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। नए संविधान के तहत देश को 7 प्रांतों में बांटने की योजना है, जिसके विरोध में हथियारों से लैस करीब 20,000 प्रदर्शनकारी जमा हुए। नेपाल की संसद में कल ही नए संविधान का मसौदा पेश किया गया था, जिसके तहत देश में संघीय व्यवस्था होगी, लेकिन तराई इलाकों में मधेशियों का कहना है कि इस व्यवस्था में उनकी उपेक्षा हो रही है। उन्होंने 7 प्रांतों की योजना को भी खारिज किया है। देश में संघर्ष के लंबे अंतराल के बाद हाल ही में राजनीतिक दलों में नए संविधान पर सहमति बनी है। दक्षिण और उत्तर कोरिया सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए सहमत हो गए हैं। कई दौर की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी है। पिछले हफ्ते हुई गोलीबारी के बाद दोनों ही देशों ने सीमा पर अपनी सेनाओं को तैनात कर दिया था। समझौते के मुताबिक दक्षिण कोरिया सीमा पार से उत्तर कोरिया के खिलाफ दुष्प्रचार का प्रसारण नहीं करेगा। उत्तर कोरिया भी हाल की घटनाओं के लिए खेद जता चुका है। दोनों देशों के बीच हाल ही में तनाव तब बढ़ गया था जब दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया पर आरोप लगाया था कि उसने सीमा पर बारूदी सुरंग बिछा रखी थी, जिससे उसके 2 सैनिक घायल हो गए थे। शेयर बाजार से जुड़ी खबर आपको बता दें कि भारत के शेयर बाजार आज तेजी के साथ खुले हैं। सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार में 300 से ज्यादा अंक की तेजी दिख रही है। निफ्टी में भी 100 से ज्यादा अंकों की तेजी दिख रही है। कल शेयर बाजार में एक दिन की तीसरी सबसे बड़ी गिरावट देखी गई थी और इसके बाद एशियाई शेयर बाजार में गिरावट जारी है, लेकिन भारतीय शेयर बाजार से अच्छी खबर है। तेजी के साथ आज भारतीय शेयर बाजार खुले हैं। शुरुआती 300 अंकों की बढ़त देखी जा रही है।
बात क्रिकेट की करते हैं। टीम इंडिया ने कोलंबो टेस्ट 278 रनों से जीत लिया है। इसके साथ ही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। टेस्ट कप्तान के तौर पर यह विराट कोहली की पहली जीत है। ये मैच कुमारा संगकारा का आखिरी मैच था। कोलंबो टेस्ट के आखिरी दिन भारतीय गेंदबाज श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर पूरी तरह हावी रहे। आखिरी दिन श्रीलंका ने 2 विकेट पर 72 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। भारत के 413 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 134 रन पर ढेर हो गई। कोई भी श्रीलंकाई बल्लेबाज क्रीज पर टिक कर नहीं खेल सका। 6 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। आर अश्विन ने 5, अमित मिश्रा ने 3, जबकि उमेश यादव और ईशांत शर्मा को 1-1 सफलता मिली। पहली पारी में शतक जमाने वाले केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। Tremendous effort, to get yourself together, put in the same kind of practice and play the same way again, and actually capitalize and improve on that particular situation. ये श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर कुमार संगकारा का आखिरी टेस्ट मैच था। वो अपनी आखिरी पारी में महज 18 रन ही बना सके। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 28 अगस्त को कोलंबो में ही खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेजी के साथ खुले भारत के शेयर बाजार। सेंसेक्स में 300 से ज्यादा अंकों की बढ़त। चीन और जापान के शेयर बाजार में मंदी बरकरार। देश भर में प्याज की जमाखोरों पर होगी कड़ी कार्रवाई। केंद्र का निर्देश। महाराष्ट्र की मंडियों में 60 रुपए किलो तक पहुंचे प्याज के दाम। ओबीसी आरक्षण के लिए गुजरात के पटेलों की आज बड़ी रैली। अहमदाबाद पहुंचे लाखों लोग। आंदोलन खत्म करने की सरकार की अपील। भारत में घुसपैठ की फिराक में 300 आतंकी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 17 ट्रेनिंग कैंप। डॉर्जियर में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई पर मददगारों। असम में नहीं सुधर रहे हैं बाढ़ के हालात। चपेट में अभी 15 जिले। राज्य सरकार ने मांगी 500 करोड़ रुपए की फौरी मदद।